नमस्कार, 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। जहां पहली बड़ी खबर दिल्ली से है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक की गई। इस दौरान ममता बैठक को छोड़कर निकल गई। दूसरी बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी है, जहां यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकें कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां दरभंगा में एम्स कहां बनेगा, इसे लेकर अब तस्वीरें साफ हो गई है। चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी है, जहां पुणे पुलिस ने पोश कार हादसे मामले में एक अदालत में 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस की इस चार्जशीट में 7 लोगों को आरोपी बनाया। पांचवी बड़ी खबर जम्मू से है, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक की गई। इस बैठक में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। बता दें कि जहां ममता बनर्जी बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई। ममता बनर्जी ने कहा उन्होंने बैठक में अपना विरोध जताया, उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं दिया गया। और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा केंद्र सरकार मनमानी कर रही है, मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। नीति आयोग की इस बैठक का कोई विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए बहिष्कार किया है। बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ साथ आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब और दिल्ली सरकार शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। तनु, नीति आयोग की बैठक हुई लेकिन इसमें नाराजगी भी देखने को मिली। ममता बनर्जी बैठक छोड़कर बाहर निकल गई, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए आज जिस तरीके से नीति आयोग की बैठक होनी थी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक और ये बैठक हुई भी, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी जब बंगाल में थी तभी उन्होंने ये कह दिया था कि मैं इस बैठक में शामिल हो रही हूँ अपनी बात रखने के लिए। बंगाल को जो फंड नहीं मिल रहा है उसको लेकर, साथ ही मनरेगा और आवास योजना को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं ये सब मुद्दे उठाना चाहती हूँ। और आज वो जब बैठक में शामिल हुई तब उसके बाद देखिए उन्होंने बैक ऑफ कर दिया और बहिष्कार करके वो बाहर आ गई। और बाहर वो जैसे ही आई वैष्णवी, उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है और उन्होंने ये बात कही है कि मेरा माइक म्यूट कर दिया गया। हालांकि चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट का समय दिया गया बोलने के लिए और जो मुख्यमंत्री थे उनको समय दिया गया, गोवा के मुख्यमंत्री को समय दिया गया, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। मैंने जैसे ही फंड की बात करी तो मेरा माइक ऑफ कर दिया। लेकिन वैष्णवी, सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो दावा कर रही है, जो आरोप लगा रही है ममता बनर्जी, वो गलत है, क्योंकि माइक म्यूट नहीं किया गया। जो घड़ी में टाइमर लगा हुआ था वो आउट हो गया, क्योंकि जो बैठक चल रही थी उसमें सभी के लिए जो टाइम था वो निर्धारित किया गया था, तो वो जो घड़ी है वो स्टॉप हो गई। सरकारी सूत्र इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था, आज वो तस्वीरें भी देखने को मिली वैष्णवी दिल्ली से, उन्होंने बहिष्कार कर दिया और उन्होंने ये बात कही कि जब मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही तो मैं वहां पर बैठक में बैठ के क्या करती, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मैं ही थी जो वहां पर थी अपनी बात रखने के लिए। और जिस तरीके से वैष्णवी हम सुबह से ही चर्चा भी कर रहे हैं कि जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो शामिल भी नहीं हुए। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का बहिष्कार कर चुके हैं और इस बैठक में नहीं पहुंचे, पहले ही मना कर चुके हैं। ममता बनर्जी पहुंची थी, उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की है। लेकिन जिन राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इसमें रणनीति तैयार होनी थी, जैसा कि 2047 विकसित भारत पर बात होनी थी, ऐसे में कई राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, तो क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि ये तो राज्यों की बात है और सबके हित की बात है। जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए आपने बिल्कुल बहुत सही बात यहाँ पर ये कही है कि राज्यों के हित की बात है और सबको इस बैठक में जो है वो शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन बहुत से मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया है। और अगर बात की जाए वैष्णवी एक्शन की, तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। लेकिन ये जो बैठक होनी थी इसमें 2047 के लिए मार्गदर्शन देना था कि कैसे जो गरीब और उच्च लोग हैं, चाहे वो शहर में रहते हो चाहे वो गाँव में रहते हो, हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम 2047 तक विकसित भारत कैसे बना सकते
सकते हैं, हम 30 बिलियन जो इकोनॉमी की बात हो रही है उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पर केंद्र और राज्य की सहमति, उनके विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो बॉयकॉट कर रहा था। ममता बनर्जी शामिल हुई, लेकिन बैठक बीच में ही छोड़कर निकल गई और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती है, इंडिया गठबंधन की बात नहीं सुनी जाती है, तो फिर हम बैठक में आके क्या करेंगे। चलिए तनुज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारणों को जानने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंडलों के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए रणनीति तय करने में जुटे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 जुलाई से अब तक लखनऊ में 20 दिनों में राज्य के सभी 18 मंडलों के सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का एक और बार आमना सामना होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार देर रात नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में संगठन और यूपी सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही आगामी 10 विधानसभा उपचुनावों पर भी चर्चा हुई है। उपचुनाव के नतीजे 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही जुबानी जंग मानसून ऑफर से निकलकर मोहरे तक जा पहुंची है। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संविधान मान स्तंभ की स्थापना कार्यक्रम में कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है और यूपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी खराब प्रदर्शन बीजेपी का उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है और जिस तरीके से लोकसभा का प्रदर्शन रहा है उसके बाद से लगातार तैयारी कर रहे हैं उपचुनाव की भी और किस वजह से ऐसा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा उसको भी लगातार ध्यान में रखते हुए और उसका भी जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और यूपी में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं और लगातार एक्शन में है लोकसभा चुनाव के बाद से ही, क्योंकि यूपी में खराब प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला था, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं लोकसभा चुनाव का। दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, यूपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बैठकें ले रहे हैं, कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है और इसके साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीएल संतोष से भी मुलाकात की। दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लगातार बैठकों का दौर उत्तर प्रदेश में जारी है क्योंकि आगामी दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आ रहे हैं और लगातार बैठकें लेते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव हो सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। समीर, लगातार बैठकों का दौर जारी है, अब किस तरीके से जो आगामी उपचुनाव होने वाले हैं उसकी रणनीति तैयार हो रही है? जिस तरीके से ये इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 चुनाव के बाद दोबारा से एक दूसरे के सामने है। वहीं अगर बात कर लें 10 सीटों की, 10 सीटों पर जो चुनाव होना है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका है। इस बार लगातार 18 मंडल ले चुके हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से प्रयागराज मंडल की बैठक हुई थी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे। वहीं बीते दिन लखनऊ मंडल की बैठक हुई थी, लखनऊ मंडल के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, विधायक, एमएलसी, सांसद, सभी मौजूद हुए थे। उसमें आपको बता दें ब्रिजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो लखनऊ की कैंट सीट से विधायक भी हैं, वो इस बैठक में नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब ब्रिजेश पाठक में दिखाई दे रहे हैं कि आपस की फूट ही नहीं खत्म हो रही है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात कर लें तो अखिलेश यादव जिस तरीके से
पीडीए का नारा लेके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस दिखाई दे रहा है। और जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, ये 10 सीटें एक तरीके से टेस्ट मैच की तरह देखी जा रही हैं। और जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, ये 10 सीटें एक तरीके से टेस्ट मैच की तरह देखी जा रही हैं, क्योंकि ये 10 सीटों का जो चुनाव होना है ये 2027 में क्लियर कर देगा कि किसकी सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए दल है वो कहीं ना कहीं पूरी ताकत अपनी लगाए हुए है, मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव भी 10 सीटों पे पूरी ताकत लगाए हुए पीडीए के फार्मूले पे चुनाव लड़ेंगे। संविधान के साथ चुनाव लड़ने का फिर से एक बार फैसला किया अखिलेश यादव ने। जी बिल्कुल समीर, जिस तरीके से अब उपचुनाव होने वाले हैं, लोकसभा में काफी खराब प्रदर्शन बीजेपी का उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव का फीडबैक भी ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसे कौन से मुद्दे बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में बचे हैं जिनको उपचुनाव में उठाया जाएगा? इल्जाम लगा रही कि विपक्ष ने उनको छलने का काम किया, विपक्ष ने जो संविधान की बात लेकर चलने का काम किया, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता तक यही मैसेज पहुंचाने का काम कर रही है कि संविधान खतरे में नहीं है। ये विपक्ष की एक सोची समझी चाल है जिसके चलते वो सफल हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो लेकिन इस मुद्दे को कैसे धरातल तक ले जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आपस की फूट नहीं खत्म हो रही। बात कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो एक कहावत कही गई है, दिल्ली दूर नहीं, तो कहीं ना कहीं वो सामने दिखाई दे रहा है। हर दूसरे दिन दिल्ली के दौरे हो रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद की मौर्य की बात कर लें, लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं और केंद्र नेतृत्व से बात भी कर रहे हैं, और लेकिन कोई फैसला नहीं निकल रहा है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब ये बदलाव कितने दिनों के अंदर होने वाला है, कितने घंटों के अंदर होने वाला है, तो बदलाव होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रही है, जिस तरीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी सभी सांसदों, विधायक और वरिष्ठ नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक करी थी, उनसे फीडबैक लिए थे कि क्या आखिर वजह रही जिससे हमको हार का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, उन सीटों में इस तरीके का होना और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र में 2 बार से बनी थी, तीसरी बार फिर से सरकार बनाई है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगातार 2 बार से सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि क्या वजह रह गई। जी बिल्कुल समीर, अब ये देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव से पहले क्या कुछ बदलाव संगठन में देखने को मिलता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार के दरभंगा में एम्स कहां बनेगा, इसे लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। बता दें कि शोभन में ही दरभंगा एम्स बनेगा। इतना ही नहीं, बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसे लेकर केंद्र से मंजूरी भी मिल गई है। इसकी जानकारी देते हुए जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने अपने एक्स पर हैंडल पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि हमें शेयर करते हुए खुशी है कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार ने शोभन एक्मी बाईपास के पास जमीन प्रस्तावित की थी। इसका सर्वेक्षण करने 18-19 मार्च 2024 को केंद्र सरकार की तकनीकी टीम दरभंगा आई थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस भूमि को एम्स के निर्माण के लिए उपयुक्त बताया है। संजय झा ने अपने पोस्ट में लिखा कि इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तावित भूमि पर एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देता हूं। संजय झा ने कहा कि प्रस्तावित जमीन पर एम्स निर्माण की मंजूरी मिल जाने के बाद राज्य सरकार अब जल्द ही 150 एकड़ से अधिक जमीन केंद्र को निःशुल्क ट्रांसफर कर देगी। साथ ही अपने संसाधनों से उस जगह पर बिजली और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने और वहां तक 4 लेन कनेक्टिविटी देने के लिए भी जरूरी कदम उठाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अब एम्स कहां बनेगा, इसको लेकर के तस्वीर साफ हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी 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 धर्मेंद्र, जिस तरीके से लगातार एम्स को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, अब तस्वीर साफ हो गई है कि एम्स कहां बनेगा, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सही आपने बात कही। जिस तरह एम्स होना बिहार के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जब बनती है तो बिहार को कुछ न कुछ मिलता है, और उसका जीता जाता उदाहरण आज देखने को मिला। 25 जुलाई को जिस तरह से ये नई दिल्ली में नए प्रस्तावित एम्स के लिए चिट्ठी भेजी दरभंगा डीएम को, इसके साथ जाहिर सी बात हो गई कि एक सरकार, डबल इंजन की सरकार कितनी बिहार के प्रति सजग और सजग भी है। तो इन चीजों को देखा जाए तो कहीं न कहीं
ये विकास का एक पहलू भी कहा जाए, क्योंकि 150 एकड़ से अधिक जमीन में एम्स खुलना है, वहाँ हर किसकी सुविधाएं होगी। बिहार के लोगों को अगर अभी तो जो है पटना जाना पड़ता है, तो वो बगल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, वो वहाँ पहुंचेंगे। अगर ये 150 एकड़ की जमीन की जो पूरी रूप। चलिए धर्मेंद्र, ये तस्वीर साफ हो गई है कि एम्स कहां बनेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पुणे पुलिस ने पॉश कार हादसे मामले में एक अदालत में 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस की इस चार्जशीट में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि आरोप पत्र में बिल्डर के बेटे का नाम शामिल नहीं है। साथ ही पुलिस ने चार्जशीट में 50 गवाहों के बयानों को भी शामिल किया है। पुलिस ने पुणे पॉश कांड मामले में करीब 2 महीने बाद चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कथित तौर पर गाड़ी चला रहे एक नाबालिग लड़के के माता पिता को भी शामिल किया गया है। पुलिस के इस भारी भरकम चार्जशीट में 50 गवाहों के बयान शामिल है। पुलिस द्वारा सत्र अदालत में गुरुवार को दायर की 900 पेजों की अपनी चार्जशीट में 17 वर्षीय नाबालिग लड़के के नाम को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड के पास लंबित है। जबकि 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन पर आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। 7 आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र और सबूत मिटाने से संबंधित धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है। आरोप पत्र के अनुसार 2 अन्य आरोपी अशफाक मकंदर और अमर गायकवाड़ ने ब्लड सैंपल की अदला बदली के लिए पैसे के लेन देन के लिए लड़के के पिता और डॉक्टरों के बीच बिचौलिए के रूप में काम किया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राहुल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राहुल, 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, फिलहाल क्या है ये पूरा मामला और अब आगे क्या अपडेट इसमें सामने आ रहा है? रिटेनमेंट का मामला था। पोस्ट कार से जिससे नाबालिग लड़के ने चढ़ा दिया था। 2 इंजीनियर जो बेचारे आ रहे थे पार्टी से, कहीं से वापस आ रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पूरी जनता झेल लेती है, पब्लिक वहां सीधे देखा गया था कि वो नाबालिग लड़का चला रहा था। वो बहुत बड़े बिल्डर, पुणे के बहुत बड़े बिल्डर का लड़का है, जो विशाल अग्रवाल है, उनका लड़का है। उसके बाद नाटकीय रूप लेता है, फिर चार्ज बहुत बाद में लगाई जाती है। उसके बाद उनको 100 पन्ने मतलब 100 शब्दों का निबंध लिखा के छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद जब मीडिया में चलती है और संदेश में न्यूज चलती है, उसका प्रभाव होने के कारण तो उसके बाद चार्जशीट दायर किया जाता है। आज 4 सीटों का पूरा 900 पन्नों का दायर किया गया है और 2 महीने बाद दायर किया गया है और 7 लोगों को आरोपी बनाया गया, 50 गवाह तैयार किए गए। तो सीधा न्यायालय में जिस तरह से खामियां है हमारे, तो उसको देखिए कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाया जा रहा है, कानून का फायदा उठा के। वो नाबालिग कोर्ट में उसका चलेगा और जो 7 आरोपियों को लगाया गया, उस 7 आरोपियों के खिलाफ 900 पन्ने का चार्जशीट शामिल की गई। तो 2 इंजीनियर जिसके घर के चिराग बुझ गए, उनको देखिए न्याय मिलने में कितनी देरी हो रही है। 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने बाद चार्जशीट शामिल किए जा रहे हैं। आप देखिए कितना लंबा और खिंचता है वैसे, लेकिन ये रिटेनमेंट का मामला मुंबई और पुणे में ज्यादातर देखे जाते हैं कि रात में नाबालिग हो या बालिग हो के चढ़ाते रहते हैं और ऐसे मामले बहुत आते हैं। जी बिल्कुल, आप देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में और क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और 5वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 1.5 महीने से जम्मू संभाग अशांत है। वर्ष 2008 के बाद एक बार फिर लगातार आतंकी वारदातों से लोग डरे हुए हैं। इसके साथ ही लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पिछले 46 दिन से 7 आतंकी वारदातों में 11 सैन्य जवान बलिदान दे चुके हैं और 10 आम नागरिकों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। एलओसी पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के बीच फायरिंग हुई। इस दौरान एक घुसपैठिया मारा गया, वहीं एक जवान का बलिदान हो गया तो एक जवान घायल बताया जा रहा है। कुपवाड़ा के माछिल क्षेत्र में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। सेना ने जानकारी देते हुए कहा कि फायरिंग में एक जवान का शहीद हो गया और कैप्टन समेत अन्य 4 जवान घायल हो गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एजाज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। एजाज, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, 9 हमले अब तक 1.5 महीने में हो चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी वैष्णवी जी, मैं आपको बता दूं कि शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में हफ्ते को लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर मस्जिद सेक्टर में कमांड पोस्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बना दिया, जिसके दौरान पाकिस्तानी शहरी और एक फौजी एहलकार हलाक हो गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि फौज की चिनार कौर ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मस्जिद सेक्टर में कमांड पोस्ट पर बीट हमले के दौरान एक पाकिस्तानी शहरी और फौजी एहलकार मारा गया,
जबकि 4 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनका कहना था कि इलाके में अभी ऑपरेशन जारी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि काबुल सरकारी जराये ने बताया कि कुपवारा के मचिल सेक्टर में कमांड पोस्ट के नजदीक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। जी चलिए इजाजत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।